गुड मॉर्निंग। नेशनल न्यूज .com के हिसाब से जहां सारी दुनिया के सारे बिजनेसमैन नुकसान में जा रहे हैं, एक शख्स है जो चुपके से आया और दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। नेशनल न्यूज .com के हिसाब से दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क के पास है कुल $273 बिलियन, जो कि अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस के 194.2 बिलियन से कहीं कहीं ज्यादा हैं। चलिए आज एलन मस्क की स्वॉट एनालिसिस करते हैं। इनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स क्या हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे कैसे सफलताएं मिली। शुरू करते हैं इनकी मुश्किलों से। आप हैरान रह जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि एलॉन मस्क ने कितनी मुश्किलों का सामना किया। मैं बताता जाऊंगा, आप लोग काउंटिंग कीजिए। एलॉन मस्क कहते हैं मेरा बचपन नर्क समान था। 1980 में जब इनकी उम्र 9 साल की थी, इसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। 9 साल के एलॉन ने मां की जगह पिता के साथ रहना पसंद किया और 2 साल के बाद जाके उसको पता चला कि दुनिया की हर बुराई उसके पिता में थी। शराब पीना, वोमनाइजिंग करना, ड्रग्स लेना, मारना, पीटना, बहुत दब्बू बन चुका था। एक बार बड़े बच्चों ने उसे सीढ़ियों के ऊपर से धक्का दे दिया। एलॉन के बचने का कोई चांस नहीं था, लेकिन आखिरकार ये बच गया। ये कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहा। एलॉन का कहना है कि मेरा बचपन नरक में गुजरा है। घर भी नरक था और स्कूल भी नरक था। पिता बहुत अमीर थे, मगर तब भी एलॉन मस्क की जिंदगी पूरी नरक समान थी। एलॉन के पिता ने एक बार कहा था कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा सेफ कई बारी बंद ही नहीं होता, लेकिन यह पैसा उसने कभी अपने बच्चों पर, बीवी पर नहीं खर्चा। एलॉन मस्क ने 1995 में 24 साल की उम्र में नौकरी के लिए बहुत हाथ पैर मारे और नौकरी नहीं मिली। फिर इसने बिजनेस स्टार्ट किया। अगले ही साल 1996 में एलॉन को अपनी कंपनी Zip2 के सीईओ पद से निकाल दिया गया। सन 2000 में पेपल खड़ी की और कुछ ही महीनों में इसको इसके बोर्ड से भी निकाल दिया गया। सन 2000 में ही ये साउथ अफ्रीका गया और वहां उसे भयंकर वाला मलेरिया हुआ, जिससे ये ऑलमोस्ट मर चुका था, लेकिन फिर बच गया। मस्क को बच्चों से बहुत प्यार था। सन 2000 में इसने शादी करी और इसके पहले बच्चे नेवादा अलेक्जेंडर मस्क की सन 2002 में मृत्यु हो गई। तब नेवादा सिर्फ 2 महीने का था। सुनते जाइए इसने क्या क्या मुश्किलें नहीं सही। 2008 में इसकी वाइफ इसको छोड़ के चली गई। 2 साल पहले 2006 में एलन मस्क के रॉकेट्स लगातार फेल होते गए। 2008 में इकोनॉमिक रिसेशन में एलन मस्क की दोनों कंपनियां टेस्ला और स्पेसएक्स बैंकक्रप्ट होती होती बची। यहां तक कि एलन मस्क ने टेस्ला कार को बेचने का मन बना लिया था। 2019 में हजारों की ऑडियंस के सामने साइबर ट्रक के बुलेट प्रूफ शीशों को दिखाने के लिए इसने साइबर ट्रक पर स्टील बॉल मारी और शीशा टूट गया, जिससे इसका मजाक बना और इसकी कंपनी के शेयर जबरदस्त नीचे गिर गए। अभी पिछले साल मई 2021 में एक टीवी शो के दौरान मस्क ने एडमिट किया कि उसको एस्पर्जर सिंड्रोम नाम की बीमारी है। इस बीमारी के रहते इंसान को लोगों से बात करते हुए घबराहट होती है, इंसान रुक रुक के बोलता है। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। दोस्तों, ये स्वॉट एनालिसिस की क्यों जाती है? स्वॉट एनालिसिस से कंपनियां डिसीजन लेती हैं। आप भी एलॉन मस्क और टेस्ला इनकॉर्पोरेशन के स्वॉट एनालिसिस से अपने लिए डिसीजन ले पाओगे। स्वॉट में सबसे पहले आता है एस, यानी कि स्ट्रेंथ्स। एलॉन मस्क की 3 मेजर स्ट्रेंथ है। पहला, इसका फौरन कदम उठाना। बचपन से ये ऐसा ही है, फौरन कदम उठाता है, फौरन डिसीजन लेता है। दूसरा, दिमाग इसका तेज चलता है। और तीसरा, जहां पैसा देखा फौरन इन्वेस्ट करना, ये इसकी आदत है। अपनी इन्हीं तीनों स्ट्रेंथ्स के कारण इसने एक के बाद एक सफलताएं हासिल की और आज ये दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। आप लोग इसकी सक्सेस गिनना शुरू करो। ये साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ, पहले 17 साल साउथ अफ्रीका में रहा। साउथ अफ्रीका में तब कॉन्स्क्रिप्शन थी, जिससे बचने के लिए इसने दिमाग चलाया और कनाडा खिसक लिया। कॉन्स्क्रिप्शन होता है जिसमें उस समय के साउथ अफ्रीका में जब एपार्थाइड लगी हुई थी, अंग्रेज ही कालों पर शासन करते थे, तब हर अंग्रेज नौजवान को देश की मिलिट्री में 2-3 साल काम करना पड़ता था। रूल्स के हिसाब से ये कनाडा शिफ्ट नहीं हो सकता था, मगर रूल्स में इसने कमियां निकाली और मौका देख कनाडा निकल गया। बकायदा रूल्स को फॉलो करता हुआ गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करके गया, क्योंकि इसको पता था कि अगर मैं कनाडा में सफल न हुआ तो आना तो मुझे साउथ अफ्रीका ही पड़ेगा। इसकी दूसरी समझदारी देखिए। अब ये रहता कनाडा में था, मगर 6-6 महीने के लिए यूएस में जाके वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ता, ताकि यूएस के रूल्स के मुताबिक उसको यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाए। और वही हुआ भी, साहब को यूएस की सिटीजनशिप भी मिल गई। इसी कारण उसके पास आज भी तीनों देशों की सिटीजनशिप है, साउथ अफ्रीका की, कनाडा की और अमेरिका की। सिटीजनशिप मिलने के बाद अब इसने लग के पढ़ाई की। 24 साल की उम्र तक पढ़ाई की। इसके बाद भी इसका पढ़ाई करने का मूड था। इसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन भी की, मगर सिर्फ 2 दिन में। जी हाँ, सिर्फ 2 दिन में स्टैनफोर्ड जैसी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। 1995 में 24 साल की उम्र में इसने नौकरी के लिए अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया।
रिजेक्ट होते ही इसने डिसाइड किया नौकरी करनी ही नहीं है, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, मुझे धंधा करना है। इसने सारी उम्र डिसीजन बहुत क्विकली लिए हैं। तब फौरन 10 दिन के अंदर अंदर अपने दोस्त और अपने भाई के साथ मिलकर वेब सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 खोली। किराए के एक मकान में रहते थे दोनों भाई। फूटी कौड़ी जेब में न थी, मगर अपने क्विक डिसीजन मेकिंग के कारण Zip2 को दोनों भाइयों ने 4 साल में ही 2000 करोड़ में कंपैक्ट को बेच दिया, जिसमें इलॉन मस्क का शेयर था 7%। यानी सिर्फ 4 साल में फटीचर हालत से इस अकेले ने कमाए 140 करोड़ रुपए, और तब तक इसकी उम्र थी सिर्फ 28 साल। इसकी क्विक डिसीजन मेकिंग देखो, सारी उम्र इसने यही किया है। जहां पैसा देखता है ये इन्वेस्ट करता है, जहां पैसा नहीं देखता है बेच बाच के बाहर निकल आता है। इसी साल 1999 में इसने X.com नाम की कंपनी बनाई। अगले साल पीटर थिल के साथ मिलकर पेपॉल में इन्वेस्ट किया, जिसको और 2 साल में ईबे को बेचा $1.5 बिलियन में। तब की प्राइस के हिसाब से 10,000 करोड़ में, आज के हिसाब से 30,000 करोड़ में। सुनते जाओ साहब की क्विक डिसीजन मेकिंग और इन्वेस्ट करने की आदतों को। ये ऐसे नहीं बना 27 सालों में दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंसान। फिर 2 ही सालों में 2002 में इसने स्पेस एक्स में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, और 2 साल बाद 2004 में टेस्ला मोटर्स में पैसा इन्वेस्ट किया। यहां ये ख्याल रखना, टेस्ला इलॉन मस्क ने नहीं बनाई थी और ना ही इसका ये को फाउंडर था। फिर 2 साल बाद 2006 में ये टेस्ला मोटर्स का चेयरमैन बना, और 2 साल बाद 2008 में टेस्ला का सीईओ बना। अच्छा, उससे पहले 2006 में इसने सोलर सिटी नाम की कंपनी भी बनाई, जो सोलर एनर्जी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसका नाम बाद में बदल के टेस्ला एनर्जी कर दिया। 2015 में ओपन एआई नाम की एक और कंपनी बनाई, जो कि फ्रेंडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करती है। इन 2016 ही को-फाउंडेड न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी, जो कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस डेवलप करती है। फिर साहब ने द बोरिंग कंपनी बना डाली, जो कि टनल बनाती है। इसी कंपनी से ये हाइपरलूप बनाने की सोच रहे हैं, जिसमें ट्रेन नहीं वेक ट्रेन चलेगी, जिसकी स्पीड होगी फाड़ू 6 से 7,000 किलोमीटर पर आवर। इलॉन मस्क ने ये द बोरिंग कंपनी एक शाम ट्रैफिक जैम में फंसे रहने से खुली थी। इलॉन मस्क देर तक फंसे रहे उस ट्रैफिक में, और बैठे बैठे ही फौरन डिसाइड किया कि एक बोरिंग कंपनी बनाऊंगा, और साहब ने ट्रैफिक से बाहर निकलते ही बोरिंग कंपनी बना भी डाली। जहां देखता है मौका, ये फौरन इन्वेस्ट करता है। अबे क्या करके मानेगा ये। इलॉन मस्क हार्ड वर्क का भी बहुत है। क्या आप जानते हैं इलॉन दुनिया का रिचेस्ट इंसान होते हुए भी कई बार फैक्ट्री के ऑडिटोरियम में ही सो जाता है। और मैं आजकल की ही बात कर रहा हूं, कोई 20-30 साल पहले की बात नहीं। मैथियस डॉफनर ने इलॉन मस्क को लास्ट ईयर 2021 में बताया कि अब से 7 साल पहले 2014 में जब तुम्हें जर्मनी के एक कार मैन्युफैक्चर शो में स्टेज पर लाइफ टाइम अवार्ड मिल रहा था इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए, तो मैं ऑडियंस में बैठा था। मिथियास डॉफनर है बिजनेस इनसाइडर के सीईओ। तो मिथियास डॉफनर कहते हैं कि जब मैं ऑडियंस में बैठा था एक मशहूर जर्मन कार मैन्युफैक्चरर के साथ, तो इलॉन मस्क ने पूछा किसके साथ बैठे थे, BMW के सीईओ के साथ या मर्सिडीज के। मिथियास डॉफनर कहते हैं नाम नहीं बताऊंगा। तो जब तुम्हें अवार्ड मिल रहा था, तो मैंने उस लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर के सीईओ को कहा कि इस लड़के के काम से आपको डर नहीं लगता, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो उस सीईओ ने कहा अरे जान दो, ये बच्चा क्या कर लेगा हमारा। बैटरी कार्स की कभी मास प्रोडक्शन नहीं हो सकती। दूसरा, ये बैटरी से चलने वाली गाड़ियां कभी तेज स्पीड नहीं पकड़ सकती। तीसरा, आज के बच्चों में कार बनाने की एक्सपर्टीज कहां से आएंगी, इन्वेस्टमेंट कहां से लेके आएगा। ये लोग घटिया कारें बना सकते हैं, बढ़िया कारें नहीं। इलॉन ने ढेरों कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, गिनना शुरू कीजिए। Zip2, फिर X.com में, पेपैल में, स्पेस एक्स में, टेस्ला इनकॉर्पोरेशन, टेस्ला एनर्जी, ओपन एआई, न्यूरोलिंक, द बोरिंग कंपनी। कितनी कंपनियां इसने खड़ी कर दी हैं। आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए, हर इंसान को इन्वेस्ट करना चाहिए। पॉलिसी बाजार, जो कि आज की वीडियो के स्पॉन्सर्स भी हैं, उनसे कैपिटल गारंटी प्लान लो। इसके फायदे गिनते जाओ। पहला, आपकी कैपिटल 100% सेफ है। दूसरा, सेक्शन 80C के कारण जो भी प्रीमियम पे करोगे उस पर मिलेगा टैक्स बेनिफिट। तीसरा, मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा ऊ पे भी कोनहू टैक्स नहीं। चौथा, लाइफ इंश्योरेंस फ्री, कितने की, जितना मंथली प्रीमियम दोगे उसके 120 गुने की। पांचवा, पैसा शेयर मार्केट में भी लगेगा, फायदा हुआ तो आपका पैसा डूबा तो कंपनी देगी। क्यों देगी, बताया तो था, कैपिटल 100% सेफ है। छठा, सिर्फ 2,500 के प्रीमियम से भी शुरू कर सकते हो। सातवां, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलिसी बाजार का लिंक है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 24 कंपनियों के 24 प्लान हैं। आठवां, सब में कंपेयर करो, जहां फायदा दिखे वहां इन्वेस्ट करो। चलो वापस चलते हैं इलॉन मस्क की स्वॉट एनालिसिस करने।
वो बेचारा इंतजार कर रहा होगा। इलॉन मस्क की एक और स्ट्रेंथ है और आपने सुना भी होगा, इसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मगर कौन सी किताबें? आप हैरान रह जाओगे सुनकर। इलॉन मस्क को साइंस फिक्शन की किताबें और मूवीज देखने का शौक है। भविष्य में इंसान उड़ रहा होगा, चांद पर उड़कर चला जाएगा। लेकिन साथ साथ इलॉन को फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक है। इनका एक इंटरव्यू में सुन रहा था। इंडीड ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। अब हम चलते हैं स्वॉट एनालिसिस के W यानी इलॉन मस्क की वीकनेसेस पर। इलॉन में अगर खूबियां हैं तो कमियां भी हैं, कमियों को भी गिनते जाओ। इलॉन मस्क की अपनी किसी पत्नी, किसी गर्लफ्रेंड के साथ देर तक नहीं बनी। पहली पत्नी जस्टिन विल्सन के साथ 5 बच्चे किए, मगर 2008 में वो छोड़कर चली गई। अच्छा, 5 नहीं 6 बच्चे किए थे। बताया था आपको, पहले बच्चे की मृत्यु हो गई थी। इसकी पत्नी भी कहती होगी, इलॉन मस्क बस। 2 साल बाद इसने तुलाला रिले से शादी की और 2 और साल में उसे डिवोर्स दे दिया और अगले साल उसी वाइफ तुलाला गिले से फिर दोबारा से शादी की और 3 साल बाद फिर दोबारा से तलाक दे दिया। इसकी दूसरी वीकनेस है सोशल मीडिया पर लोगों की इंसल्ट करना। ये ट्विटर पर बहुतों से लड़ चुका है, जिसके कारण कईयों ने इसके ऊपर मानहानि का दावा भी कर रखा है। तीसरी इसकी वीकनेस है, आपको बता के चुका हूं, वो है अपने बच्चे। पागल है ये बच्चे पैदा करने के लिए। 28 जून 2022 को इलॉन मस्क ठीक 51 साल का हो जाएगा। इलॉन मस्क की 2 शादियां हुई हैं। अभी तक इलॉन के 6 बच्चे हैं और सभी लड़के हैं और इलॉन ढेरों और बच्चे चाहता है। इलॉन का कहना है कि मैं जब तक हो सकेगा बच्चे पैदा करूंगा। कहीं सुना है ऐसा पागलपन आपने? इलॉन कहते हैं, सब लोग मुझे कहते हैं कि दुनिया ओवर पॉपुलेटेड है और तुम बच्चे पे बच्चे पैदा किए जा रहे हो। इलॉन कहते हैं मिथियास डॉफनर को उसी इंटरव्यू में जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि डॉफनर, अगर हम हवाई जहाज से कोई बॉल फेंकें तो जानते हो उस बॉल की क्या पॉसिबिलिटी है कि वो किसी इंसान पर गिरेगी? पता है क्या पॉसिबिलिटी है? इट्स 0.0001%। यानी कि अगर रैंडमली ऊपर से बॉल्स फेंकी जाए तो 10,000 बॉल में से कोई एक शायद किसी इंसान को लगेगी। और तुम कहते हो संसार ओवर पॉपुलेटेड है। कहाँ है? मुझे तो नहीं लगता। इसलिए मैं तो और बच्चे पैदा करूंगा। पहली वाइफ से इलॉन को 5 बच्चे थे और शायद इसी कारण वो बेचारी डिवोर्स लेके चली गई। इलॉन एक एक करके अपने सारे मकान और घर बेच रहा है या बेच चुका है। सिर्फ एक घर रह गया है जहां बच्चे रहते हैं, बाकी सारे बेच दिए या बेचने वाला है इलॉन मस्क। चौथी इसकी वीकनेस है इसकी चालाकी। जी हाँ, इसकी स्ट्रेंथ चालाकी, समझदारी ही इसकी वीकनेस भी है। ये लाइमलाइट में आने के लिए और अपने शेयर्स को उछालने के लिए झूठी खबरें भी फैलाता है, जिसके कारण अभी 4 साल पहले 2018 में यूएस सिक्योरिटीज कमीशन SEC ने इसके ऊपर केस कर दिया। नतीजा, इसने जुर्माना दिया। कुछ एक महीनों के लिए ये टेस्ला इनकॉर्पोरेशन की चेयरमैनशिप से नीचे भी रहा। और तीसरा, इसने वादा किया कि मैं अब ज्यादा ट्वीट नहीं किया करूंगा। पांचवी इसकी वीकनेस कहिए, मगर मैं इसकी कमी कहूंगा। इलॉन मस्क अनऑर्थोडॉक्स, अनसाइंटिफिक बातें ज्यादा करता है। जैसे इलॉन मस्क चाहता है कि जब वो मरे तो उसे मंगल ग्रह पर दफनाया जाए। अब हम इलॉन मस्क के स्वॉट एनालिसिस के 3rd पार्ट यानी SWO मतलब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, ये देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अपने कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस तरह से स्वॉट एनालिसिस से क्या क्या सीखने को मिला। इलॉन मस्क के पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है, खजाना है भाई साहब, खजाना। आप उठा के देखो, इसने जितनी भी कंपनीज खोली हैं उसमें कंपटीशन नहीं है, होता ही नहीं कंपटीशन, और अगर होता है तो ना के बराबर। शुरू से इसने उसी कंपनी को खोला या पैसे लगाए जहां जहां इसे लगा कि कंपटीशन नहीं है। सबसे पहले हम इसकी टेस्ला कार लेते हैं। 2004 में जब इसने टेस्ला मोटर्स में इन्वेस्ट किया था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि भविष्य इलेक्ट्रिक कार्स का होगा। ढेरों मुश्किलें थी बैटरी से चलने वाली कार्स में, मगर इसने न केवल पैसा लगाया, ये अपनी कार्स में इतनी चीजें ला चुका है कि BMW, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, फर्रारी पीछे रह गए। इसके पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है, कंपटीशन बहुत पीछे है। सुनिए इसकी कार के फीचर्स। टेस्ला कार के दरवाजे खोलने नहीं पड़ते, कार के पास पहुंचो और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। टेस्ला कार का एक्सीडेंट होने पर टेस्ला के कस्टमर केयर को अपने आप पता चल जाता है और वो मौके पे पहुंच भी जाती है। टेस्ला कार का डिस्प्ले आपको रास्ता बताता है, दिखा के भी बोल के भी। सबसे नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन कहाँ है ये भी बताता है। टेस्ला कार सिर्फ 3 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है, जो कि सिर्फ बुगाटी या लैम्बोर्गिनी ही कर सकती हैं। दुनिया की कोई कार ऐसी नहीं जो कि पार्क्ड हो दिल्ली में और न्यूयॉर्क में बैठे बैठे आप उसको लॉक अनलॉक कर सको, तो उसके एसी को ऑन ऑफ कर सको। टेस्ला की ऐप ये कर दिखाती है। आप टेस्ला में एसी ऑन करके ऑफिस का काम कीजिए, मीटिंग्स रखिए, रात को सोना चाहते हो तो सो जाइए। और गाड़ियों में करोगे तो इंजन बैठेगा, हजारों का पेट्रोल फूकेगा। दुनिया की कोई इलेक्ट्रिक कार एक चार्जिंग में 350 किलोमीटर नहीं चल सकती, टेस्ला चल सकती है। फिर दुनिया की कोई इलेक्ट्रिक कार 1 घंटे से कम समय में चार्ज हो ही नहीं सकती, टेस्ला सिर्फ 15 मिनट में चार्ज होके तैयार। टेस्ला में कराओके लगा है, आप गाड़ी पार्क करके घंटों तक दोस्तों के साथ गाने गा सकते हैं।
गाड़ी में 12 कैमरे लगे हैं जो गाड़ी के बंद होने पर भी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और सारी रिकॉर्डिंग कार में नहीं रहती, क्लाउड पर रहती है, जिसको दुनिया में कहीं पर भी रैक करके आप देख सकते हैं। टेस्ला की वैल्यूएशन आज जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की वैल्यूएशन को मिला के भी ज्यादा है। इलॉन मस्क के पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। कंपेटिटर्स इससे बहुत दूर रहते हैं। ये बहुत आगे की पहले से तैयारी करके रखता है। इलॉन मस्क प्रोएक्टिव है। आगे आने वाली कारें और भी ज्यादा एडवांस होंगी। ये ऑटो पायलट होंगी, कोई ड्राइवर नहीं, अपने आप ट्रैफिक आने पर रुकेंगी, अपने आप चलेंगी, अपने आप मुड़ेंगी। हर व्हीकल से कितनी दूरी बनाकर रखनी है, वो दूरी अगर 1 इंच की भी होगी तो कार स्मेल कर लेगी और वो दूरी बना के रखेगी। इलॉन मस्क का प्रोएक्टिव होना इलॉन मस्क की स्ट्रेंथ है, जो इसके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। स्वॉट एनालिसिस का एस आपके लिए ओ लेके आता है, मतलब आपकी स्ट्रेंथ्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आती हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। ऑटोनमस कार्स के साथ साथ इलॉन मस्क की टेस्ला अब ह्यूमनॉइड ड्रॉइड्स भी बनाना शुरू कर रही है। इलॉन के कंपाइटर्स सोच भी नहीं पाते, इम्पॉसिबल समझते हैं, बच्चों की कॉमिक बुक्स की कहानियां समझते हैं और ये उनको सच बना देता है। इन ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स की प्रेजेंटेशन 5 महीने पहले दी थी। इसके फीचर्स सुनिए। इसका पहला प्रोटोटाइप इस साल इंट्रोड्यूस भी हो जाएगा। नाम होगा टेस्ला बॉट। ये रोबोट घर पर घर के काम करेगा और आपके साथ कार में बैठकर ऑफिस जाएगा और ऑफिस में ऑफिस का काम करेगा। ये रोबोट खतरनाक काम कर पाएगा, जैसे वो काम जहां जान जाने का रिस्क है। ये रोबोट रिपीटेटिव काम कर पाएगा, जैसे हजारों लाखों गाड़ियों में टायर लगाने हैं, ये लगा लेगा। ये रोबोट्स बहुत ज्यादा महंगे नहीं होंगे। इंसान महंगा पड़ेगा, टेस्ला बॉट सस्ते पड़ेंगे। इलॉन का कहना है कि अगर हमारे रोबोट्स 10 महीने में अपनी कॉस्ट निकाल ले तो कोई भी इनको खरीदने को तैयार हो जाएगा। इन ह्यूमनॉइड रोबोट्स में टेस्ला कार से भी ज्यादा एडवांस्ड कंप्यूटर्स लगे होंगे। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा होगा। टेस्ला कार जैसे ही पूरे फेस में कैमरास लगे होंगे। ये तेज चल सकेगा, ये जंप मार सकेगा, ये बैकलिप भी कर लेगा। तो आपने देखा इलॉन मस्क की स्ट्रेंथ है अलग हटके सोचना, प्रोएक्टिव होना, और उसकी यही स्ट्रेंथ उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, धंधा लाने के मौके क्रिएट करती है। वैसे इन रॉबोट्स की कॉस्ट क्या होगी? क्या इससे बेरोजगारी बढ़ेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरी, इलॉन मस्क के पास अपॉर्चुनिटी है कि उसे टेस्ला कार्स की कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती। इलॉन मस्क कहते हैं ये इसलिए क्योंकि क्वालिटी है, गाड़ी में दम है, मगर असलियत इलॉन मस्क की पॉपुलैरिटी का फायदा टेस्ला की कार्स को मिलता है। इलॉन मस्क छींक मारे और फायदा टेस्ला की कार्स को मिल जाता है। तीसरी अपॉर्चुनिटी है टेस्ला की फैक्ट्रियां। फैक्ट्रियां नहीं है, गीगा फैक्ट्रियां हैं। कैलिफोर्निया में है, जर्मनी में है, चाइना में है, ढेरों फैक्ट्रियां हैं वर्ल्ड के अंदर। ऐसी फैक्ट्रियां जिनके एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए आपको घंटों लग जाएंगे। ये इतनी बड़ी हैं कि इनमें ऑलमोस्ट सब कुछ बनता है और इतनी बड़ी फैक्ट्रियों में आपको आदमी कम और ऑटोमेटेड मशीनें ज्यादा दिखेंगी। इलॉन मस्क की गीगा फैक्ट्रीज पर जल्द आपको एक वीडियो मिलेगी। अब स्वॉट एनालिसिस के आखिरी लेटर टी यानी थ्रेट्स पर चलते हैं। इलॉन मस्क को टेस्ला को क्या क्या थ्रेट्स हैं? पहली थ्रेट है एप्पल से। अजीब सी बात है, BMW, फर्रारी, फोर्ड, जनरल मोटर्स, फॉक्सवैगन, टोयोटा, होंडा जैसी बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से टेस्ला को थ्रेट नहीं है। थ्रेट है एप्पल से। एलॉन मस्क ने खुद माना है कि एप्पल के 1000 इंजीनियर्स लगे हुए हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में। ये कोई सीक्रेट नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन टेस्ला के लिए राहत की बात यह है कि एप्पल की कार को आने में अभी भी 4 साल लगेंगे और तब तक टेस्ला कहीं आगे निकल चुका होगा। टेस्ला को दूसरी थ्रेट है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से। टेस्ला मुश्किल से 2020-2021 में प्रॉफिट में आया है और वो भी इलेक्ट्रिक कार बनाने से उसे रेगुलेटरी क्रेडिट्स मिलते हैं। इन रेगुलेटरी क्रेडिट्स को टेस्ला बेचता है उन कार मैन्युफैक्चरर्स को जो पेट्रोल और डीजल की कारें बनाते हैं, और यही थी टेस्ला की सबसे बड़ी कमाई अभी तक। अगर इन रेगुलेटरी क्रेडिट्स को निकाल दो तो टेस्ला आज 18 साल के बाद भी नुकसान में चलने वाली कंपनी है। टेस्ला को इलॉन मस्क को प्रॉफिट में लाना है, कारें बेचकर कंपनी को प्रॉफिट में लाना है, रेगुलेटरी क्रेडिट से नहीं। जिस दिन सारी कंपनियां इलेक्ट्रिक कार बनाएंगी या सिर्फ 50% भी इलेक्ट्रिक कारें बनाएंगी तो वो अपनी बाकी की पेट्रोल और डीजल कारों के लिए रेगुलेटरी क्रेडिट्स नहीं खरीदेंगी। जिस कंपनी के पास क्रेडिट होंगे वो बाहर से क्यों खरीदेगी? टेस्ला की तीसरी थ्रेट है रेगुलेटरी क्रेडिट्स के भाव का लगातार गिरना। लगभग सभी कंपनियां अब इलेक्ट्रिक कार्स बना रही हैं, सभी के पास थोड़े बहुत क्रेडिट्स हैं। सभी जब मार्केट में अपने क्रेडिट्स बेचेंगी तो भाव गिरेगा ही गिरेगा। रेगुलेटरी क्रेडिट्स पर कंपनी चलाना खतरनाक साबित हो सकता है। तो कैसी लगी इलॉन मस्क की टेस्ला की स्वॉट एनालिसिस? कमेंट करके बताइए क्या क्या सीखा आपने इलॉन मस्क की तीनों स्ट्रेंथ से। कौन सी है तीनों स्ट्रेंथ्स? पहली, वो इनिशिएटिव लेता है। दूसरा,
उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक है। तीसरा, वो बहुत जल्दी पैसा इन्वेस्ट करता है। आपको भी अपना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ पैसा कैपिटल गारंटेड प्लान में लगाना है। पॉलिसी बाजार की ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फौरन डाउनलोड करो। 24 कंपनियों के 24 प्लान हैं, सबसे बढ़िया सिलेक्ट करो, इन्वेस्ट करो। और किस किस की स्वॉट एनालिसिस चाहिए आपको, ये भी लिखिए। जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड आएगी, मैं उसकी स्वॉट एनालिसिस जरूर करूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्वॉट एनालिसिस में। बाय बाय, शबा खैर, बी सिंह या ऑफ बिडज एंड गुड नाइट।